डेली बेसिस पे आपको एक डिफरेंट किस्म की चैलेंजेस आएंगे, उसको एम्प्लॉयज़ के पास लेके जाते हैं। सबसे पहले तो एम्प्लॉयज़ कहते हैं ना जी ना, एचआर के पास कोई मैजिक स्टिक नहीं है, वो अपना खुद करियर जो है वो कंपनी को बताए कि जी मैं इस तरह लेके चलना चाहता हूँ। शर्म आती है कि यार ये मेरे कोलीग हैं, मैं इनसे क्यों पूछूँ, समझेंगे कि मुझे नहीं आता। 2 साल हो गए हैं तो मैंने कहीं और स्विच करना है। 6 साल का ऐसा टोटल एक्सपीरियंस, वैसे 4 जॉब्स बदलनी है, क्या इशू है? 4 साल इधर लगाए, 3 साल गए, आपकी एजुकेशन ठीक है यार, ये मुझे ठीक लग रहा है। नो, औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम, जो कि हमारा एक प्रोग्राम है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि लोगों की ज़िंदगियों में वैल्यू ऐड कर सकें। आप हमें फ़ीडबैक देते रहते हैं और हम उस फीडबैक पे डिफरेंट प्रोग्राम्स करते रहते हैं। दोस्तों, आज जिनके साथ हम मिलने जा रहे हैं, ही इज़ अमेजिंग एंड सुपर। पाकिस्तान के बहुत बड़े एचआर प्रोफेशनल हैं, एक बहुत बड़ी एमएनसी में चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर के फ़राइज़ जो हैं वो सर अंजाम दे रहे हैं। दोस्तों, आज हम उनसे बात करेंगे कि जो लोग अपना करियर एचआर में स्टार्ट करना चाहते हैं वो कैसे स्टार्ट करेंगे, और आज हम उनसे बात करेंगे कि एक अच्छा इंटरव्यूअर बनने के लिए क्या क्या खसूसियात होनी चाहिए। आइए मिलते हैं चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर ऑफ हिल्टी वोल्वो एंड पैन एशियन ग्रुप, फैसल शेख साहब से। थैंक यू वेरी मच फैसल शेख साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। बाय द वे, आई एम एक्साइटेड टुडे कि आज आप हमारे साथ हैं, और आई एम श्योर दैट कि आज का जो हमारा सेशन है वो बहुत ज़बरदस्त और अच्छा होने वाला है, क्योंकि आई नो कि आप माशाल्लाह बहुत आपकी कंट्रीब्यूशन है एचआर में। तो फैसल साहब, सबसे पहले आपसे ही सवाल ये है कि माशाल्लाह आपने इंजीनियरिंग की हुई है, तो कैसे ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एचआर को एज ए प्रोफेशन आपने ज्वाइन किया? थैंक यू हसन, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। आजकल जो आपका क्वेश्चन है आजकल तो बड़ा कॉमन है, क्योंकि आजकल तो अच्छी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो आपको डिफरेंट सीनियरिटी देने से पहले आपको डिफरेंट रोल्स में वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली जो है आपको रोल्स देती हैं, और आपको फिर उसके बाद वैल्यूएट करके आगे लेके जाती हैं। बट जिस ज़माने में मैंने इंजीनियरिंग की थी वो ये चीज़ें इतनी कॉमन नहीं थी। बट ये ज़रूर था कि जब मैंने इंजीनियरिंग की तो उसके बाद कुछ ऐसा तो मैं इंजीनियरिंग करता रहा, बट उसके बाद जो शौक़ था मेरा एक्चुअली दैट वाज टुवर्ड्स मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो उसमें कुछ मेरा करियर भी ऐसे डेवलप हुआ, फ्रॉम टेक्निकल साइड से टू आईटी वाली साइड, फ्रॉम आईटी से मैनेजमेंट वाली साइड, और फिर टोटली एचआर वाली साइड पे आ गया मैं। सो आई वुड से कि जी उसमें मेनली पैशन, मेरा इंटरेस्ट, और इस चीज़ ने मुझे बड़ा मोटिवेट किया कि मैं मे बी इन चीज़ों में जो है एचआर मैनेजमेंट को मैं लेके परसू कर सकता हूँ। सो वहाँ पे मैंने फिर अगेन रिसर्च की, स्टडी की, और उस करियर को फिर मैंने लेके चला, और माशाल्लाह इट्स बीन 18 years नाउ। वंडरफुल सर, आई मीन सच ए इंस्पायरेशनल जर्नी, वंडरफुल। अच्छा सर, जैसा कि हमने अपने इंट्रो में ये बताया कि आज जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है जो आपके साथ सेशन करने का, एक ये कि किस तरह से एक फ्रेश ग्रेजुएट अगर एचआर के प्रोफेशन में आना चाहे तो उसको कैसे पता चलेगा कि यार मेरी पर्सनालिटी टाइप, भाई मैं फिट हूँ एचआर में मैं आ सकता हूँ। क्योंकि सर एचआर में काम करना थोड़ा सा ज़रा मुश्किल होता है, बड़ी सिचुएशन आती हैं, काफ़ी क्रिटिकलिटीज़ होती हैं। तो आप क्या एडवाइस करते हैं कि कौन सी पर्सनालिटी टाइप हो जो कि एचआर के लिए फिट इन हो? देखिए हसन, अब तो हर मेरे ख्याल से रोल के लिए आपको एक मखसूस पर्सनालिटी भी चाहिए, प्लस आपका इंटरेस्ट होना बड़ा ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि एचआर के लिए जो कॉम्पिटेंसीज़ रिक्वायर्ड हैं उसमें एक तो फ्लेक्सिबिलिटी बड़ी इम्पॉर्टेंट है, आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, कि क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा जो है कनेक्शन जो है इट्स ऑल टाइम, आई वुड से इट्स ऑल विद द पीपल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आपके एनालिटिकल स्किल्स बड़े इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि अब गोइंग फॉरवर्ड अब जो सारा ज़माना है वो डेटा एनालिटिक्स का है। सो क्या आप एनालिसिस में डेटा को
लेकर उसको अच्छी तरह एनालाइज कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं, फ्यूचर के एनालिसिस, वो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर परसिस्टेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एक काम किया और वो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल बिज़नेस ने या लाइन ने उसको नहीं एक्सेप्ट किया, तो एक तो ऑप्शन है कि जी हमने तो एक दफ़ा काम किया था, हमने कोशिश की थी, वो नहीं हुई, बट वो फिर परसिस्टेंस वाला काम जो है ना वो बड़ा ज़रूरी है कि आपको बार बार उस चीज़ को दोहराना पड़ता है, उसको बार बार काम को जॉब को लेकर चलना पड़ता है। पेशेंस, हर किस्म के एम्प्लॉयज़ कंपनी में होते हैं, अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, पोलाइट होते हैं। आई मीन देयर कैन बी 100 टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो हर एक के साथ आपको कम्युनिकेट करना, उसको अंडरस्टैंड करना, उसकी फीलिंग्स को, उसकी एक्सपेक्टेशंस को, उसकी परफॉर्मेंस के लेवल्स को, उसके पोटेंशियल को, उसके एटीट्यूड को। सो वो चीज़ चूँकि अब ये आएगी, जैसे अगर कोई एक बंदा आ जाता है एचआर में, तो ये डेली बेसिस पे आपको एक डिफरेंट किस्म की चैलेंजेस आएंगे। वो पर्सनालिटी से रिलेटेड हो सकते हैं, वो परफॉर्मेंस से रिलेटेड हो सकते हैं। सो उन चीज़ के लिए भी पेशेंस रखना अपने अंदर कि जो हम चाहते हैं, या मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूँ, आपने कोई भी एक पॉलिसी बनाई है, तो एचआर समझता है कि जी मैंने बड़ी अच्छी एक पॉलिसी का फ्रेमवर्क बना लिया है, तो बस मैं तो रोल आउट करूँगा तो ये तो बड़ी जी हिट होगी। होता क्या है कि जैसे ही आप उसको एम्प्लॉयज़ के पास लेके जाते हैं, सबसे पहले तो एम्प्लॉयज़ कहते हैं ना जी ना, ये तो एचआर ने पॉलिसी बनाई है, हमने तो जी इसके ऊपर हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। ऑनरशिप नहीं लेते। क्यों? क्योंकि अब एचआर ने अपना होमवर्क नहीं किया होता, वो उधर से रेजिस्टेंस आती है। सो वहाँ पे साथ ही एचआर वाले कहते हैं देखा जी हमने तो पहले ही कहा था इस कंपनी में ये चीज़ नहीं हो सकती। सो उस चीज़ को कि वो ऐसे नहीं होगा, एचआर के पास कोई मैजिक स्टिक नहीं है कि वो कोई पॉलिसी या कोई भी डायरेक्टिव बना के कंपनी के पास लेके जाएगी तो वो एकदम एक्सेप्ट हो जाएगा, वो एकदम इम्प्लीमेंट हो जाएगा, उसकी एग्जीक्यूशन शुरू हो जाएगी, तो ऐसे नहीं है। सो आई थिंक पेशेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, परसेवेरेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन स्किल्स या इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये चीज़ें आपके अंदर, किसी भी एम्प्लॉय के अंदर होना, एंड आज के दौर में टेक्नोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट है। आई मीन थी तो पहले थी, बट सिंस कोविड केम इन, तो अब तो आपको पता है कि जी डिजिटलाइजेशन और टेक्नोलॉजी, इसके बगैर तो कोई भी एम्प्लॉय जो है वो मुकम्मल नहीं है। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि कोई भी जब अपना करियर स्टार्ट करता है एचआर में, तो आप क्या एडवाइस करते हैं कि उसको एज ए स्पेशलाइज्ड रोल आना चाहिए एचआर में, या एज ए ऑलराउंडर भाई सब जगह काम करके फिर एज ए स्पेशलाइज्ड हो? देखिए हसन, इसमें कोई भी चीज़ ठीक और कोई गलत नहीं है, और मेरे ख्याल से किसी भी फ्रेश ग्रेजुएट के पास शायद इतना चॉइस होती नहीं है कि वो अपना ख़ुद करियर जो है वो कंपनी को बताए कि जी मैं इस तरह लेके चलना चाहता हूँ। इशू मेरे ख्याल से असल चैलेंज ये है कि जहाँ पर आपको जो रोल दिया जाए वो स्पेशलाइज्ड हो, सेंटर ऑफ एक्सपर्टीज़ हो, या बिजनेस पार्टनरिंग का हो, या एचआर जर्नलिस्ट का हो, मेरे ख्याल से उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ये एक तो मेरे ख्याल से शुरू में ये एक कोई अपने सामने एक कोई ब्रेक भी नहीं बना लेनी चाहिए, एक वॉल नहीं बनानी चाहिए कि ये होगा एचआर बिजनेस पार्टनरिंग मैंने करनी है या सेंटर ऑफ एक्सपर्टीज़ करनी चाहिए। असल बात है कि जिस रोल में आपको लेके आया गया है, ऑर्गेनाइजेशन लेकर आती है, उसके अंदर अपनी एक्सपर्टीज़ बनाएं, उसके एक तो ऑन जॉब सीखें, अपने सीनियर से सीखें। और मैं आजकल बोलता होता हूँ कि हर चीज़ इंटरनेट पे है, गूगल पे है, जस्ट गूगल इट। जहाँ चीज़ समझ नहीं आती, कई लोगों को होता है कि शर्म आती है कि यार ये मेरे कोलीग हैं, मैं इनसे क्यों पूछूँ, समझेंगे कि मुझे नहीं आता। जस्ट गूगल इट। इतनी अच्छी एग्जाम्पल्स, इतनी अच्छी प्रैक्टिसेस वीडियोस में, आर्टिकल्स में, ग्लोबली इम्प्लीमेंटेड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस आपको मिलेंगी। उसको आप कस्टमाइज़ करें, उसको पहले समझें। असल में तो इशू ये होता है कि हमारे जो फ्रेश, ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं, वो सब वही पढ़ के आ रहे होते हैं जो
यूनिवर्सिटी में 1 या 2 सब्जेक्ट्स में, HR में बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन कराते नहीं हैं यूनिवर्सिटीज़ में पाकिस्तान में। सो वो कुछ ही 1-2 पढ़ के आते हैं सब्जेक्ट्स, एक्सपोजर उनका लिमिटेड, एक्सपोजर बहुत लिमिटेड होता है और फिर वो समझते हैं बस हमें सब कुछ फिर आता है अनफॉर्चुनेटली। सो वो अपने आप को थोड़ा सा ओपन रखना फॉर नॉलेज, कि नॉलेज कहीं से भी ली जा सकती है, वो पीयर से ली जा सकती है, वो अपने इवन फ्रेंड से ली जा सकती है, वो किसी और कंपनी में किसी और HR में अगर कहीं और प्लेस हो गया है, वो आपको बुक से ली जा सकती है, इंटरनेट से ले सकते हैं, यूट्यूब है, व्हाटएवर। सो मेरे ख्याल से जिस रोल में आप आए हैं उसमें पहले अपने आप को एटलीस्ट आई वुड से 1.5 to 2 years उसमें अपने आप को नॉलेज लें, अपने आप को उसमें परफॉर्म करें। और उसके बाद फिर ये ज़रूरी भी नहीं है कि जी मुझे 2 साल हो गए हैं तो मैंने कहीं और स्विच करना है। सो उसमें फिर डिमोटिवेट भी ना हो कि जी कंपनी ने देखें जी मुझे वो इतने अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी। तो अब ये भी है कि जी अब 2 साल हो गए थे तो मैंने तो जी डिज़ाइन करके मैं तो किसी और कंपनी में मूव ऑन करना था, मेरी कंपनी तो मुझे कर नहीं रही कहीं और। सो ये कहीं पे भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। और होता क्या है कि इन चीज़ों को हम कहीं ना कहीं हम पढ़ते हैं, इवन कई दफ़ा मैं देखता हूँ लिंक्डइन पे आया है या कहीं और सोशल मीडिया पे है जी बस 2 साल के बाद आप मूव ऑन कर दें, 1.5 year के बाद आप मूव ऑन कर लें। सो ये चीज़ फ्रस्ट्रेशन आती है। सर मेरा सवाल भी यही था अब आपसे ही कि नेक्स्ट वाला कि व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम कि एक बंदा किसी इदारे में इतने टेन्योर पीरियड में काम कर सकता है और फिर वो आगे मूव कर जाए? हसन ऐसा कोई नहीं है। एटलीस्ट देखें अगेन डिफरेंट लोगों की डिफरेंट ओपिनियंस होंगी, डिफरेंट एक्सपर्ट्स की डिफरेंट ओपिनियंस होगी। मेरे हिसाब से एटलीस्ट पर्सनली आई डोंट थिंक कि कोई पर्टिकुलर टाइम फ्रेम है 3 साल 5 साल 7 साल जी इसके बाद ये मेरी पास हो गई है अब तो मैंने आगे जाना है। इफ़ यू आर कंफर्टेबल, इफ़ यू आर स्टिल लर्निंग, इफ़ यू आर स्टिल प्रोग्रेसिंग इन योर करियर, इफ़ यू आर स्टिल क्रिएटिंग वैल्यू फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन, मेरे ख्याल से देन इवन 10 years 15 years भी है। इट्स बिटवीन अ बॉन्ड बिटवीन यू एंड योर ऑर्गेनाइजेशन। अगर तो वो विन विन चल रहा है तो वो इट माइट गो टू सेवरल ईयर्स। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर एक हमारे फॉलोअर हैं उनका एक क्वेश्चन था जो कि उन्होंने कहा था कि जी हम उनके बिहाफ पे आई विल आस्क फ्रॉम यू, और वो क्वेश्चन ये था कि बहुत सारे HR प्रोफेशनल्स हैं या बहुत सारे इदारे जो लेंथ ऑफ सर्विस है उस पर कैंडिडेट को वैल्यूएट करते हैं कि नहीं यार इसने टाइम कम लगाया है तो हमने इसको नहीं रखना। तो व्हाट डू यू थिंक दैट कि वाकई एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है? देखिए अगेन ये इंटरव्यूअर के ऊपर डिपेंड करता है। यस इन HR बहुत जल्दी स्विचिंग को बहुत ज़्यादा एटलीस्ट पाकिस्तान में अप्रिशिएट नहीं किया जाता। अगर किसी ने साल के बाद स्विच कर रहा है तो उस तक वो एक रेड फ्लैग जो हैं वो रेज कर दिए जाते हैं कि जी इस देखें 6 साल का इसका टोटल एक्सपीरियंस, वैसे 4 जॉब्स बदलनी है, सो क्या इशू है। सो हो सकता है इशू हो भी और हो सकता है इशू ना भी हो। सो आई विल सजेस्ट कि एटलीस्ट इंटरव्यू में उससे वो डिटेल ज़रूर लेनी चाहिए कि वो स्विचिंग क्यों हुई है। कई दफ़ा पर्सनल रीजंस होती हैं, कई दफ़ा कंपनी की इश्यूज होते हैं, डिफरेंट डायनामिक्स होते हैं, बिल्कुल डिफरेंट किस्म की रीजंस हो सकती हैं। सो वो अंडरस्टैंड करके आई थिंक इंटरव्यूअर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उसको वैल्यूएट करे कि जेन्युइन रीजंस हैं तो येस व्हाई नॉट। अगर बंदा का एटीट्यूड अच्छा है, पोटेंशियल है, सो वो उसको ज़रूर देनी चाहिए अपॉर्चुनिटी। इशू आ जाता है, यस आई एग्री कि आप एकदम जब आप कोई भी रिक्रूटर CV को ग्लांस करता है और उसको लगता है कि यार इसका टोटल एक्सपीरियंस को वो डिवाइड जब करता है नंबर ऑफ, अगर वो ईयर एंड हाफ के करीब आ रही हो एवरेज, तो वो एकदम वो अलार्म रेज होता है कि यार ये कोई इशू आ रहा है। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर अभी हमने बात की इंटरव्यूअर की, तो हम बहुत सारे जगहों पे ये देखते हैं कि बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं जहाँ पर ये बताया जाता है कि इंटरव्यू देना कैसे है। हम आपसे ये पूछेंगे कि इंटरव्यू लेना कैसे है। देखिए हसन उसमें भी बहुत टेक्निक्स हैं, बड़े मॉडल्स हैं रिक्रूटमेंट में हायरिंग के लिए। सर सम टाइम इंटरव्यू में लोग पर्सनल भी हो जाते हैं, कह देते हैं यार कि देखो जी तुमने जो है इतने सालों में काम किया, और आई मीन कहते हैं कि जी तुमने शायद बहुत ज़्यादा साल लगा लिए, मैंने तो बड़ी जल्दी अचीव कर लिया था। तो एक इस तरह की बाइसनेस भी आ जाती है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक अच्छा इंटरव्यूअर बनने के लिए क्या क्या खसूसियात होनी चाहिए? देखिए खसूसियात के लिए अगेन सेम वही हैं कि एक तो आपको बड़ा पेशेंस होना चाहिए, एनालिटिकल आपके एनालिसिस बड़े अच्छे
होने चाहिए। मगर अब मैं समझता हूँ कि हम जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इसे जो फॉलो कर रहे हैं, हम CBI मॉडल को कर रहे हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड इंटरव्यूइंग स्किल्स को हम लोग करते हैं। इसमें क्या फ़ायदे हैं? एक तो स्ट्रक्चर्ड वे है, अनबाइस्ड हो जाते हैं आप, टोटली बायसनेस टोटली ख़त्म हो जाती है, क्योंकि आप एक लोगों को कॉम्पिटेंसीज पे जज कर रहे हैं, उनके बिहेवियर्स को जज कर रहे हैं, उसको वैल्यूएट कर रहे हैं कि मेरे पास ये फ्यूचर में कैसे काम करेगा। सो आपके पास एक छोटा सा साइंटिफिक टाइप की एक चीज़ आ गई है, रादर दैन जनरली कि आपकी एजुकेशन क्या थी, आपने कितना एक्सपीरियंस, सब एक जेनेरिक सा एक इंटरव्यू जो एक हमारा एक टिपिकल होता है वो करके हम ख़त्म करते हैं और हम कहते हैं जी बंदा बड़ा अच्छा था, जिसे CV बड़ा अच्छा बनाया हुआ है, इसने तो जी 10 साल एक्स कंपनी में काम किया है, सेल्स का मैनेजर, लो जी ले आओ। सो यू डोंट नो कि जी वो किस कंपनी में रहा, क्या उसका जॉब रोल था, क्या अचीवमेंट्स थी, डिफरेंट सिचुएशंस में वो कैसे बिहेव करता रहा। आज हम बिहेवियरल स्किल्स को भी मॉडर्न HR में बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। सो कॉम्पिटेंस मैं थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन करूं, सो इसमें ऐसे होता है कि आप स्पेसिफिक रोल्स के लिए आप कुछ कॉम्पिटेंसीज निकालते हैं, या स्पेसिफिक पोजीशंस के लिए आप स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसीज निकालते हैं। और कॉम्पिटेंसीज अगेन फंक्शनल भी हो सकती हैं, टेक्निकल हो सकती हैं, सॉफ्ट स्किल्स हो सकती हैं, बिहेवियरल हो सकती हैं। सो आप एक तो JD बड़ी क्लियरली बनाते हैं और उस JD के नीचे ही आप बताते हैं कि इसमें क्या क्या कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड हैं, क्योंकि जब आप कल को कोई इंटरव्यूअर आएगा और जो इंटरव्यू पैनल होगा तो आप उसे डिस्कस करेंगे कि हमने अब इसको इन कॉम्पिटेंसीज पे भी एवेलुएट करना है। फॉर एग्जाम्पल सेल्स के लिए नेगोशिएशन स्किल्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, आई वुड से इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके नंबर एनालिटिक्स बड़ी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए उसके लिए। सो ये चीज़ें आप उसमें पहले डिफाइन करते हैं। फिर जो इंटरव्यू पैनल है उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो पहले तैयारी करे और वो इस मॉडल के अकॉर्डिंगली ही करे। दिस इज़ वन ऑफ द मॉडल्स, कई और मॉडल भी होंगे। सो उसमें क्या होता है कि आप लोग जो पैनल होता है वो एक्चुअली पहले किसी हद तक प्रिपेयर्ड होता है। अनफॉर्चुनेटली भी होता क्या है कि नॉर्मली कंपनीज में मेरा जो रिक्रूटमेंट मैनेजर आता है, जी सर वो आज टाइम था 4 बजे का इंटरव्यू था सर, अब आप आ जाए। अब मैं जी फंसा हुआ हूँ, मैंने कोई प्रिपेयर भी नहीं किया, मैं कह रहा हूँ 10 मिनट बिठा लें, 15 मिनट बिठा लें, लेट पहुँचे जल्दी में, अच्छा जी क्या CV, अच्छा ये साहब आए हैं CV, अच्छा आपने ये किया हुआ है, अच्छा वो 4 साल इधर लगाए, 3 साल लगाए, आपकी एजुकेशन ठीक है यार ये मुझे ठीक लग रहा है। नो भाई, उसने किस ऑर्गेनाइजेशन में किस रोल में क्या काम किया, जब वो काम किया तो उसने क्या बिहेवियर्स शो किए, उसका क्या एटीट्यूड था, उसने अचीवमेंट कैसे की, जब डिफरेंट सिचुएशंस आती हैं उस सिचुएशंस में वो कैसे बिहेव करता है। अब डेफिनेटली जैसे मैंने सेल्स की भी एग्जांपल दी, उसने टीम को भी मैनेज करना होगा। सो उसकी टीम मैनेजमेंट स्किल्स कैसे हैं, जब उसकी टीम में कोई डिफ़िकल्ट टीम मेंबर्स आ जाते हैं तो वो उनको कैसे हैंडल करता है, उस चैलेंज को कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आ जाती है उसमें वो कैसे बिहेव करता है। सो ये चीज़ों को हम लोग फिर क्या करते हैं कि हम पहले वो कॉम्पिटेंसीज को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और एक दिन पहले थोड़ा सा 30-40 मिनट्स प्रिपेयर करता है वो पैनल कि हम इस किस्म के क्वेश्चन पूछेंगे और ये क्वेश्चन फिर हम सारे कैंडिडेट से पूछेंगे ताकि हमें एवेलुएशन और कंपैरिजन करने में भी आसानी हो जाए। सो उसमें क्या होता है, एक तो सबको जो भी 2 या 3 या 4 पैनल है वो सब प्रिपेयर्ड होता है, सब एक कॉमन ग्राउंड पे हैंडशेक किया होता है और फिर जब आप क्वेश्चंस पूछते हैं तो अब उसमें क्या होता है कि अगर मेरा कोई क्वेश्चन रह गया सो आपको भी पता है कि ये क्वेश्चन पूछना था, सो वो आप ज़रूर कर लेंगे, कोई और सपोर्ट कर लेगा। अदरवाइज अब सब अपने तौर पे एकदम आएंगे, उसी मीटिंग में बैठेंगे, सब अनप्रिपेयर्ड हैं तो वो बड़ा एक रैंडम सा जेनेरिक सा एक इंटरव्यू हो जाएगा और you most probably you will end up in hiring not the right candidate. Agreed. So thank you very much for your time and support. एक final question जो कि मैं आपसे करना चाहूँगा वो ये है कि आप क्या देखते हैं कि जो हम जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो वो स्टूडेंट्स मार्केट में लेकर आ रही हैं, क्या वो वाकई ऑर्गेनाइजेशंस के लिए रेडी होते हैं या देयर इज़ अ गैप? देखिए अब यूनिवर्सिटीज़ भी अगेन बड़ी डिफरेंट हैं। कुछ यूनिवर्सिटी आई वुड से कि क्लोजेस्ट होती हैं ऐसा टैलेंट देने में कि जो जहाँ से ऑर्गेनाइजेशन फ़ौरन लेके उनको वो फिर रेडी कर लेती हैं अपने अकॉर्डिंगली। कुछ को ज़्यादा टाइम लगता है, कुछ में ज़्यादा गैप होता है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो खुद बहुत मेहनत करके आए होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स
यूनिवर्सिटी में भी टाइम पास करके आए होते हैं हमारी तरह, कुछ वो चाहते हैं फिर सारा कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो लोड लें। सो आई थिंक कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ तो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, उनका लिंकेज भी बहुत अच्छा है कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। कुछ अभी नहीं है, स्ट्रगल कर रही हैं, कुछ का फोकस उस तरह उतना नहीं है। बट मैं तो एक्चुअली स्टूडेंट्स को ये मैसेज दूंगा कि जब तक वो खुद मेहनत नहीं करेंगे और जब तक उनके अंदर वो एक लर्निंग का एक एप्टीट्यूड नहीं आएगा तो चीज़ें आगे इतनी आसान नहीं होती जितनी लग रही होती हैं। Agreed, wonderful, rightly said. So final verdict about the Qasim Ali Shah Foundation. नहीं जी, मैं तो फ़ैन हूँ खुद इनका, और जब भी टाइम मिलता है तो इनकी वीडियोस और उनको फॉलो करता हूँ। मेरी फैमिली बहुत बड़ी फ़ैन है। सो आई थिंक वंडरफुल जॉब दे आर डूइंग इट। और इस लेवल पे आके जहाँ पे आपको मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ग्रास रूट से कोई बंदा हो से लेके जो हमारे लीडरशिप है मुल्क की, उस लेवल तक ये फोकस कर रहे हैं और उनको इंगेज कर रहे हैं और इतना इजी मैसेज देते हैं कि हर एक बंदा जिस भी कैपेसिटी में है वो उसको बड़े आराम से एब्जॉर्ब कर लेता है। Jazakallah sir, thank you very much for your time. Subhanallah, by the way, you were amazing and superb in the whole session. I really enjoyed your discussion. और हमेशा आपसे जब भी बात की जाती है तो बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। so much. और मैं बहुत खुश भी हूँ कि आज आपने हमें टाइम दिया और हमारे फॉलोवर्स जो हमें देख रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि उन्होंने भी आज सीखा होगा। दोस्तों, आज हमारे साथ थे फैसल शेख जो कि चीफ़ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर हैं हिल्टी के और पैरिशियन ग्रुप के। वॉल्वो भी उसी में आता है और ये उनके साथ ही काम कर रहे हैं इन द कैपेसिटी ऑफ चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर। इन्होंने आज बताया कि अगर आपने HR में अपना करियर स्टार्ट करना है तो कौन सी पर्सनालिटी टाइप आपकी होगी और किस तरह से आप अपना करियर HR में स्टार्ट कर सकते हैं। फिर इन्होंने हमें ये भी बताया कि एक अच्छा इंटरव्यूअर बनने के लिए क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। फिर इन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए कि किस तरह से एक इंजीनियर से ये HR के प्रोफेशन में आए। तो बहुत मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा ये सेशन। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा ताकि हम इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।